यस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट। फिजिकल केमिस्ट्री का नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें बच्चों हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्चुअली इसका मीन क्या है। जैसे वर्ड यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो जो वर्ड है ये आपको रिलेट करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। ये बच्चों रिलेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ठीक है। ये रिलेट कर सकते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट के साथ, ठीक है? और बाकी यहाँ पे जो केमिस्ट्री दे रखी है, केमिस्ट्री का मतलब है कि जितनी भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगी, ठीक है, उन सारी की सारी केमिकल रिएक्शन का जो रिलेशन है वो इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या है। तो मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इंटर कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। कहाँ से? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्जन, और इस केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्जन, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि ये जो कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी के अंदर एंड केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन, ठीक है। तो ये जो इंटर कन्वर्जन है ये किस तरीके से होता है, कौन कौन से इसके पीछे आपके रूल्स हैं, ठीक है, और किस रूल्स के थ्रू हम लोग केमिकल एनर्जी में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम केमिकल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके बेसिक टर्म्स हैं एंड लॉज हैं वो बेसिकली इन दोनों टर्म से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो इन्हीं दो बेसिक कॉन्सेप्ट को उधर पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी डिफाइन की गई है। तो हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो उसको हम समझते गए, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली ए ब्रांच, बेसिकली आपकी यहाँ पे ये ब्रांच है, और ये ब्रांच किसके हम बोल सकते हैं भाई, केमिस्ट्री की ही ब्रांच, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस डील्स विद इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ chemical energy to electrical energy, electrical energy and इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्जन केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो जिसमें आपको मैं डिफाइन करूं कि जब बच्चों हम लोग केमिकल एनर्जी कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं गैल्वेनिक सेल से। कहाँ पे स्टडी करेंगे? गैल्वेनिक सेल के अंदर। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा तो हम लोग उसी बड़ा स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, ठीक है। तो दिस इज बेसिक डेफिनेशन फॉर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई थिंक आपको समझ में ये आ गया होगा हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ से हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यस। तो नेक्स्ट बच्चों पॉइंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पहले हम थियोरेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। यस। फर्स्ट पॉइंट बच्चों मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि डिवाइस, ये सेल है, सेल का मतलब बेसिकली एक डिवाइस होगी, ठीक है। ए डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट, यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करने वाला डिवाइस, ठीक है, कन्वर्ट करने वाला डिवाइस, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो डिवाइस है कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेसिक मतलब क्या है कि जब कोई भी एक ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करे केमिकल एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर,
वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाएगा। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पीछे दो साइंटिस्ट हैं। एक का नाम है बच्चों लियोगी गैल्वनी, ठीक है, लिगू गैल्वनी एंड एलेसांद्रो वोल्ट, ठीक है, एलेसांद्रो वोल्टा, ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, ठीक है। एक तो आपके गैल्वनी है, दूसरे आपके वोल्टा है, ठीक है। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर क्या बेसिक पॉइंट था कि जो कन्वर्जन था वो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ये बेसिक एक्सपेरिमेंट था, ये कन्वर्जन हो रहा था। तो इन दोनों साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में एक यहाँ पे गैल्वनी वर्ड है इस साइंटिस्ट को लेके, और यहाँ पे इसके लास्ट में आपका वोल्टा वर्ड, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको जनरली हम जो नॉन करते हैं, जानते हैं, वो पॉपुलर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका जो नाम है, या तो उसको हम लोग बोल सकते हैं गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल बोले जाने के पीछे रीजन क्या है, गैल्वनी ये साइंटिस्ट का नाम है, तो उनके रिस्पेक्ट में हम लोग इसे गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं गैल्वनी से, या फिर इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं वोल्टेइक सेल। क्या बोलते हैं, वोल्टेइक सेल। तो वोल्टेइक सेल में क्या वोल्ट वर्ड दिख रहा है, तो वोल्ट वर्ड ये आपकी वोल्टा से रिलेटेड है। तो जो हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं या फिर जो वोल्टेइक सेल बोलते हैं, ये दोनों के दोनों सेल आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। और गैल्वेनिक सेल बोले जाने के पीछे रीजन क्या है, साइंटिस्ट का नाम है लोगी गैल्वनी, तो गैल्वनी के नाम पे बोला गया, ठीक, गैल्वेनिक सेल। अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पे जो वोल्ट वर्ड है, वोल्टा वर्ड है, वहां से आपका वोल्टेइक सेल लिया गया है, ठीक है। तो इन दो साइंटिस्ट के नाम पे यहाँ पे डिफाइन किया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर हमारा जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। यस, जैसे मान के चलो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से बीकर लिया, ठीक है। मैं इस बीकर के अंदर ले लेता हूँ एक जिंक का ब्लॉक, ये जिंक का ब्लॉक ले लिया मैंने इस तरीके से, और इसके साथ जो बेटा सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन आपका लिया मैंने कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट एक्वस। यहाँ पे जिंक आपका सॉलिड। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखी है ना, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ऑफलाइन सेशन में। तो क्या होगा, जब रिएक्शन परफॉर्म होगी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो जिंक काफी ऊपर आता है हाइड्रोजन से कॉपर कंपैरिजन में। तो जो ऊपर आएगा, मतलब जिंक ऊपर आएगा एज कंपेयर टू कॉपर, तो आपको पता होना चाहिए कि जिंक बेटा इजिली ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर। और कॉपर नीचे आ रहा है तो मतलब रिडक्शन को सपोर्ट कर रिड्यूस होना चाहेगा। तो देखते हैं रिएक्शन इजिली परफॉर्म हो सकती है क्या। देखो यहाँ तो आपके बीकर के अंदर जो कॉपर सल्फेट है, तो मैं कैसे लिखूं कि भाई कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ठीक है, कॉपर सल्फेट एक्वस है, जिंक आपका यहाँ पे सॉलिड ब्लॉक है। तो यहाँ पे आपका जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, Zn+2 में जाना चाहेगा। जब वो Zn+2 में जाएगा तो यहाँ से कौन कौन से आयंस मिलेंगे वो देखो, यहाँ से आपको मिलेगा +2, यहाँ पे कॉपर +2 की स्टेट में और आपका सल्फेट -2 की स्टेट में, ठीक है। तो जिंक आपका ऑक्सीडाइज होगा तो में डिफाइन किया जाएगा, तो Zn+2 कंबाइन विद सल्फेट, तो यहाँ से बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट। एक तो ये सॉल्ट बन जाएगा ZnSO4, और दूसरा आपका यहाँ से जो कॉपर +2 की स्टेट में है उसका आपको रिडक्शन होगा, और जब उसका रिडक्शन होगा तो वो कन्वर्ट होगा कॉपर के अंदर, ठीक है। कॉपर यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे जिंक आपका +2, तो 0 यहाँ पे जिंक क्या है 0, तो 0 से +2 होना मतलब ऑक्सीडेशन। तो इजिली आपकी रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगी। तो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, रिएक्शन फीजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉपर के अंदर दो आयंस मिलने, कॉपर सल्फेट सॉल्ट में Cu+2 और आपका सल्फेट -4 एक्वस है। और यहाँ पे आपका जिंक सल्फेट है, तो यहाँ से आपको मिलेगा Zn+2 आयन और मिलेगा SO4 -2 आयन। आयन समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसी इसी रिएक्शंस को, इसी प्रोसेस को मैं डिफाइन करने वाला हूँ उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो कॉपर +2 का जो सोल्यूशन था सल्फेट, वहाँ कॉपर +2 एक्वस मीडियम में था, तो उसके सामने जिंक ब्लॉक आया था, तो कॉपर +2 का रिडक्शन हुआ था, वो तो कॉपर में चला गया। जिंक यहाँ से ऑक्सीडाइज हुआ था, जिंक का ब्लॉक, और वो कन्वर्ट हुआ था Zn+2 के अंदर, ठीक है, Zn+2। तो ये आपका जिंक यहाँ पे सॉलिड है, कॉपर है आपका यहाँ पे सॉलिड, यहाँ Zn+2 जितने वो आयंस हैं वो एक्वस मीडियम के साथ रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये +2 से चेंज किस में हुआ है 0 के अंदर, मतलब आपका रिडक्शन हुआ है।
यहाँ पे जिंक की बात करेंगे, 0 है। यहाँ पे Zn आपका +2 की स्टेट में है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर +2 का, ना कि कॉपर। ठीक है, कॉपर +2 का आपका यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, जिसको हम कॉपर सल्फेट भी बोल सकते हैं। बट जिंक का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो इसी हम रेडॉक्स प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी है, जहाँ प्रोडक्शन भी है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, प्रोडक्शन हाफ सेल को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल समझना जरा। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लेके, या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। उसको मैं डिफाइन कैसे करूँ। तो जिंक कन्वर्ट किस में हुआ था, Zn+2 के अंदर, और प्लस से रिलीज किए होंगे दो इलेक्ट्रॉन्स। अगर +2 में गया है तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। इसी अगर मैं बात करूं रिडक्शन हाफ रिएक्शन के बारे में, या हाफ शेल को रिप्रेजेंट करूं, तो कैसे कर सकता हूं कि कॉपर जो +2 में था, वो दो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से एक्सेप्ट किया है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर देख रहे हैं जिंक ने, यस, जिंक जब ऑक्सीडाइज हुआ है तो दो इलेक्ट्रॉन्स को इसने रिलीज किया है। यही दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव किए हैं, और ये कॉपर +2 कन्वर्ट हो गया है कॉपर के अंदर। ये एक्वस है, ये आपका सॉलिड है, ये आपका सॉलिड होगा यहाँ पे, और ये आपका एक्वस होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये जो पूरी की पूरी रिएक्शंस लिखी है, कि मैंने हाफ सेल और आपका रिडक्शन हाफ सेल, प्रोडक्शन, और मैंने ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शंस में हो क्या रहा है, बेसिकली पार्ट है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी यहाँ पे डिफाइन की जाएगी कन्वेंशनल करंट के बारे में। ठीक है, उसका आप जिधर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उसका अपोजिट में आपका कन्वेंशनल करंट आपका फ्लो करेगा। तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ से हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं एनोड, और जहाँ पे रिडक्शन होगा वहां पे बोलते हैं कैथोड। वैसे इसकी बहुत एक इजी ट्रिक होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लॉन। इससे भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, एल का मतलब होता है, इजी ट्रिक है, एल का मतलब होता है लेफ्ट, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब होता है यहाँ पे एनोड, और एन का मतलब होता है नेगेटिव। जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं, लेफ्ट साइड क्या है, ऑक्सीडेशन, एनोड कैसा होता है, नेगेटिव। तो हमेशा आपको ध्यान देना है, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन के सामने बैठे हो, तो क्वेश्चन के सामने बैठो, आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जब भी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में दिया जाएगा, तो लेफ्ट साइड हमेशा आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और वो जो ऑक्सीडेशन है, वहां पे उसी, मतलब जो भी इलेक्ट्रोड आपको दे रखा होगा लेफ्ट साइड में, उसमें डेफिनेटली ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होगा। और उसमें आपका, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वो आपका एनोड होगा। और एनोड को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, नेगेटिव के साथ। बाकी इसका रिवर्स कर देंगे, तो राइट साइड क्या हो जाएगा, रिडक्शन। जैसे लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हुआ तो राइट साइड मतलब ये राइट साइड क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और रिडक्शन होगा तो मतलब यहाँ पे एनोड नेगेटिव, तो आपका रिडक्शन, तो वो कैथोड बोला, कैथोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया पूरा, बिल्कुल। अब देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे सेल को समझते हैं, इसके एनोडिक रिएक्शंस और कैथोडिक रिएक्शन को एक साथ। यस, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे अबाउट रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन को हम लोग पहले ही समझते हैं, ध्यान देते हैं। तो जनरल केस लेता हूं बच्चों, यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक बीकर लिया है। इस बीकर के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया है। ठीक है, और वो सॉल्यूशन में सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका जो मेटल आयन है वो आपका N+ की स्टेट में है। ठीक है, Mn+, N+ क्या है, यहाँ पे चार्ज है, कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे कॉपर सल्फेट है Cu+2 के स्टेट में, जिंक सल्फेट N+2 में, वैसे एक जनरल फॉर्म में ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक हमने इस तरीके से इलेक्ट्रोड यूज किया है, और इस इलेक्ट्रोड के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपका बाहर कहीं से आया है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर से कहीं से एंटर कर रहा है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं रिडक्शन प्रोसेस को पहले। तो रिडक्शन प्रोसेस में जनरली होता है क्या है, यहाँ से आपका Mn+ ये एक्सेप्ट करेगा बेटा n इलेक्ट्रॉन्स को, जितना चार्ज है, ये कन्वर्ट हो जाएगा m के अंदर। ये आपका एक्वस होगा, और ये आपका यहाँ से सॉलिड होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बताओ, N+ है, पॉजिटिव में है, यहाँ पे कितना है, 0। तो प्लस से 0 हो रहा है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, प्रोसेस रिडक्शन। ठीक है, तो हुआ क्या है, हुआ कुछ ये हो कि ये जो एन इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये किसी अदर सॉल्यूशन से आपके मूवमेंट हुआ होगा, किसी अदर सॉल्यूशन से आपके इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे। वो इस सॉल्यूशन के जो कैटायनिक फेज उससे कनेक्ट हुआ है, वो कन्वर्ट हुआ है एम सॉलिड के अंदर, तो प्रोसेस रिडक्शन। तो यही कुछ हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड मैं ले सकता हूँ इसी एम मेटल का, ध्यान से समझने की बात है। ठीक है,
और बाहर से इलेक्ट्रॉन आया और ये Mn प्लस ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, वो कन्वर्ट हो गया M के अंदर, रिडक्शन प्रोसेस हो गया है। तो मैं इस प्रोसेस को मैं ये जो ऊपर रिएक्शन से इस रिएक्शन को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से कि ई Mn प्लस से कन्वर्ज हुआ M के अंदर, मतलब दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल। प्रोडक्शन पोटेंशियल को हम इस तरीके से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो बेसिक हुआ है, लेकिन अगर मान के चलो यहाँ पे ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा है वो सारा स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि जहाँ पे प्रेशर क्या हो जाए आपका 1 atm हो जाए, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपका 1 कैपिटल M हो जाए मोलरिटी, या फिर टेम्परेचर आपका लगभग आपका 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ठीक है, यस, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो करेगा, जनरली हम 25 को ही फॉलो करते हैं, तो उस केस में हम ई नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग ई नॉट बोलेंगे। ठीक है, ई नॉट Mn प्लस से M में कन्वर्ट होना, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे बताओ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको मैंने क्या बोला था, आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल। ये किसी भी मतलब अदर कंडीशंस पे हम बोल सकते हैं कि ये ऊपर वाला टर्म है ये अदर देन एसटीडी है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन था, स्टैंडर्ड कंडीशन को छोड़ के बाकी जितने भी व्हाट इज मीन ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन, प्रेशर 1 atm हो, कॉन्सेंट्रेशन 1 m कैपिटल M हो, आपका टेम्परेचर इतना हो, तो उस केस में हम इस रिडक्शन पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, जो रिडक्शन है, रिडक्शन क्या बोलेंगे, ई नॉट, नॉट लगाएंगे। जब अदर देन दीज कंडीशंस होगा, ये प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, तो उसको बोलेंगे ई Mn प्लस से M में कन्वर्ट होना, उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो डिपेंड अपॉन कंडीशन उसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग, सेकेंड पॉइंट इज द ऑक्सीडेशन। यस, तो ऑक्सीडेशन को समझते हैं। ऑक्सीडेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने एक लिक्विड लिया है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे एक हमने इलेक्ट्रोड्स का फॉलो किया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर रिलीज किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, और यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आपका यहाँ पे हम ले सकते हैं लाइक Mn प्लस आयोनाइज, ये मेटल आपका M है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका इंक्रीज करता है। तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोड है उसके साथ रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, वो कन्वर्ट हो रहा है एम, आपका जो सॉलिड है इलेक्ट्रोड है ना, उसकी बात कर रहे हैं, वो कन्वर्ट होगा Mn प्लस के अंदर और रिलीज करेगा N इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे आपका N प्लस है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करने का मतलब प्रोसेस विल बी ऑक्सीडेशन। अब ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे हम लोग सेल के बारे में बात कर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में समझ रहे हैं, जहाँ पे दोनों प्रोसेस एक साथ हैं, ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है। रिडक्शन हम लोगों ने पढ़ा, ऑक्सीडेशन को देख रहे हैं। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन, तो हम बोल सकते हैं कि ई एम से Mn प्लस, भाई M से Mn प्लस में जा रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मान के चलो कंडीशंस यहाँ पे दे रखी हैं स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन अगर आपको दे रखी है जहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लगभग अप्रॉक्स हम लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन 1 कैपिटल M और आपका प्रेशर 1 atm, तो उस केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस केस में बेटा बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू। और ये जो टर्म है ये कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा ई नॉट M से कन्वर्ट होगा Mn प्लस के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है बेसिक टर्म। तो अब डैनियल सेल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं एक बार और देखते हैं। यस, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे डैनियल सेल को लेकर। ठीक है, डैनियल सेल, डैनियल सेल के अंदर जैसा हमने बोला था कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी है, टू डिफरेंट आपके यहाँ बीकर्स लिए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, तो एक बीकर मैंने यहाँ पे लिया बच्चों और एक बीकर मैंने यहाँ लिया है। ठीक है, अब समझना बहुत आराम समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या करा है कि एक पॉइंट होता है कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो हम मेटल सॉल्यूशन लेते हैं उसी मेटल का इलेक्ट्रोड भी लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया बच्चों जिंक सल्फेट। हम डेनियल सेल को सीधा समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्वस है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोड लिया हुआ है ये आपका जिंक का है, किसका है, जिंक का है, सॉलिड है। इसके साथ सेकेंड बीकर पे आते हैं। सेकेंड बीकर के अंदर मैंने बच्चों यहाँ पे लिया है कॉपर। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पहले ले लेते हैं,
यहाँ पे प्रेजेंट है आपका कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, और ये इलेक्ट्रोड आपका यहाँ पे हो गया है कॉपर का। कॉपर आपका सॉलिड है। रिएक्शन को समझने की कोशिश करना है ना, डाइनल सेल में प्रोसेस किस तरीके से होगा। सबसे फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? फर्स्ट स्टेज में कुछ ऐसा होगा कि रिएक्शन आपकी स्टार्ट होगी, और रिएक्शन स्टार्ट होगी तो आपको पता है कि जिंक और कॉपर दोनों में से पोजीशन को अगर हम अंडरस्टैंड करें, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दोनों अगर हम अंडरस्टैंड करें तो ऊपर बच्चों क्या आता है? ऊपर आपका जिंक आएगा, नीचे आपका कॉपर आएगा, ठीक है। मतलब जिसकी एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव होती है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है, जिसकी नेगेटिव होती है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है, और जिंक का आपका नेगेटिव होता है एसआरपी वैल्यू, ठीक है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सीक्वेंस क्या है, पोजीशन क्या है, उसको समझना है। तो ऊपर वाला एलिमेंट होगा, नीचे वाले एलिमेंट को क्या करेगा बताओ? वो तो ऑक्सीडाइज होगा, सेल्फ ऑक्सीडाइज, तो उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इधर समझो, तो जिंक और कॉपर, तो जिंक तो ऑक्सीडाइज होना चाहिए, कॉमन सी बात है, तो जिंक तो यहाँ पे कन्वर्ट होगा Zn+2 के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन तो यहाँ पे मिलेगा, मतलब यहाँ पे Zn+2 तो आपको देखने को मिलेगा ही बीकर के अंदर, लेकिन ऊपर जो आपका यहाँ पे जो मेटल है, जो इलेक्ट्रोड लिया है जिंक का, वो आपका यहाँ से डिफाइन होगा। जिंक कन्वर्ट होगा Zn+2 के अंदर और रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब Zn+2 तो जिंक में जाएगा नहीं, बिकॉज वो तो ऑलरेडी स्टेबल ऑक्सीडाइज है। तो जो ऊपर की जो मेटल प्लेट है, जो इलेक्ट्रोड है, वो यहाँ से आपको बीकर में आएगा, और बीकर के अंदर आपको यहाँ पे Zn+2 के साथ नीचे आपको दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? तो जब ये Zn+2 में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो धीरे 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 क्या होंगे, वो ऊपर तरफ शिफ्ट होंगे, मतलब यहाँ पे इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा, बिकॉज नीचे क्या होगा समझने की कोशिश करो। एक तो मेटल ने Zn+2 को निकाला, Zn+2 ऑलरेडी नीचे प्रेजेंट था, तो एग्जैक्टली बीकर के अंदर हुआ क्या? तो बीकर के अंदर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर कैटाइन, मतलब पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिल रहा है। देखो बिल्कुल समझ में आएगा। ऑलरेडी Zn+2 है, ऊपर से जिंक जो प्लेट है वो भी जिंक में Zn+2 में कन्वर्ट हो रही है, तो ये जो बीकर का सेक्शन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो नेगेटिव यहाँ से क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बच्चों अपोजिट साइड में यहाँ पे क्या होगी, आपकी शिफ्ट हो जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है क्या? दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको देख रहे हैं कि जब जिंक Zn+2 में गया था तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। कितना पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? परफेक्ट है, बिल्कुल। अब ये प्रोसेस समझ में आ गया। अब वो करते क्या है कि इस इलेक्ट्रोड को हम लोग इस सेकेंड के साथ कनेक्ट करते हैं, सेकेंड इलेक्ट्रोड के साथ, और बीच में हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है, बीच में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, जिससे हमें पता चलेगा प्रेजेंस ऑफ करंट के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब इधर आओ, सेकेंड सेकेंड में क्या हो रहा है? सेकेंड में आपको जो मिल रहा है कॉपर, बीकर में क्या मिलेगा, Copper+2 मिलेगा। ऊपर का इलेक्ट्रोड क्या है, कॉपर है। तो Copper+2 क्या करेगा कि यहाँ से, बात समझने की कोशिश करो, क्या जो कॉपर है वो Copper+2 में जाना चाहेगा? नहीं, ठीक है, बिकॉज वो तो कॉपर में ही रहना चाहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज नेचर को शो करेगा, कॉपर तो रिडक्शन नेचर को ही शो करेगा। तो वो तो Copper+2 जो नीचे दिख रहा है आपको, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तो ये Copper+2 जो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है वो कन्वर्ट किस में होगा, वो कन्वर्ट किस में होगा, बिकॉज जिंक तो ऑक्सीडाइज होकर Zn+2 में चला गया, वो ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो नीचे वाला तो रिडक्शन सपोर्ट करेगा, ठीक है, Zn+2 में जाएगा। जो नीचे इसमें सॉल्यूशन में देखो, तो सेकंड बीकर का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नीचे दे रखा था, उसका Copper+2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा जो जिंक की साइड से आएंगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली कॉपर के अंदर। और ये जो कॉपर बनेगा वो धीरे धीरे इस प्लेट के ऊपर कॉपर आपका डिपोजिट होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉपर बहुत सारे इकट्ठा होगा, मतलब ये प्लेट क्या होगी, मैं बोलूँ तो थिक होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, बिकॉज नीचे का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था Cu+2 की स्टेट में, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं जिंक की साइड से जो आए थे, और वो फटाफट से ऊपर डिपोजिट होता गया। और धीरे धीरे जिंक की साइड की प्लेट क्या होगी, जिंक इलेक्ट्रोड क्या होगा, उसका फिनिशिंग होती जाएगी, वो धीरे धीरे खत्म होता है। क्यों? क्योंकि वो जिंक प्लेट जो है सॉलिड है, वही तो Zn+2 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते जा रहे हैं, तो उसका लॉसेस होगा। तो जिंक प्लेट का लॉस होगा, कॉपर प्लेट में कॉपर का डिपोजिशन होता जाएगा। ये पूरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आपकी यहाँ पे एकोमुलेट होगी, जिसकी वजह से यहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड में होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आपका ये होगा, और करंट का मूवमेंट आई, करंट का मूवमेंट आपका इसके अपोजिट होगा, ठीक है।
कितनी बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी। अब ऊपर का जो आपने देखा सीन, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, मतलब मैं इसको नेगेटिव से करूंगा रिप्रेजेंट, ये पॉजिटिव डेंसिटी तो इसको मैं पॉजिटिव से करूंगा रिप्रेजेंट। तो जैसा हम लोगों ने देखा था लॉन, अब लॉन को जरा कंपेयर करो, LOAN, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाँ बिल्कुल सही, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन। एनोड, ये का मतलब एनोड कैसा है, नेगेटिव, तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, और वही ऑक्सीडेशन वाला आपको वहां पे एनोड बोला जाएगा इलेक्ट्रोड, और वो आपका नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाएगा। राइट साइड में बाकी क्या हो जाएगा, कैथोड, वो आपका पॉजिटिव होगा, और वहां पे आपका रिडक्शन प्रोसेस डिफाइन किया जाएगा। क्लियर हो गया? चलो, तो आज लेक्चर को यही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों जो मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्ट ब्रिज के बारे में, ठीक है, कि सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है, और इसके बाद फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है, ठीक है, और बाकी के कॉन्सेप्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।